हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं फिर से। इसमें हम लोग कुछ 10-20 क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे और बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। और बाई ऑप्शन हर चीज़ों को हम लोग समझेंगे, हर एक ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पर ध्यान देना है, नहीं है। तो हम पहले बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जान लेते हैं। बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्यों के लिए नदी परियोजना बनाई गई हो। ये उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जहाँ बाढ़ ज़्यादा आते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनाई जाती है। इसके बारे में हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये लाइन बहुत याद रखिएगा। हमारे प्रधानमंत्री जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इन सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, ये हमारा इसमें पहला लाइन के बारे में इतना डिस्कशन हो गया। और पूछे कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन थी, तो दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो थी भारत की सबसे पुरानी परियोजना थी। यह किस नदी पर थी? दामोदर नदी पर परियोजना थी। ठीक है, आप हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा कि दामोदर नदी कहाँ है। ठीक है, और इसके बारे में बात किया जाए तो ये इसका क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन जो है इसके बारे में सही नहीं बता रहा है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इस बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को कमी की वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। एकदम सही बात है कि बाढ़ को कंट्रोल करना पहली बात इसका रहता है उद्देश्य। दूसरी बात कि जिन जो क्षेत्र जो है सूखा ग्रसित है वहाँ पर इस पानी को मोड़कर उन सूखे क्षेत्रों की तरफ भेजना होता है ताकि वहाँ पर भी जो है सिंचाई का काम हो सके अच्छे से। ठीक है, तो पहला तो मेरा बिल्कुल सही है, हमको नहीं बताना है। एक नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए भी एक एकीकृत योजना है। बहुत सही बात है, नहर सिंचाई के विकास के लिए भी इसको यूज करते हैं, साथ ही हम लोग बिजली उत्पादन भी इससे करते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। जलाशयों का निर्माण, जल भंडार और जलीय कृषि के विकास के लिए, जलीय कृषि मतलब कि उसमें मछली पालन ये सब वगैरह की, ये गलत दिख रहा है। जलाशयों का निर्माण ये भी गलत लग रहा है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारा, न्यायिक पुनर्लोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यायिक पुनर्लोकन क्या होता है। पहली बात कि न्यायिक पुनर्लोकन के बारे में हम लोग जानते हैं। न्यायिक पुनर्लोकन क्या होता है? न्यायिक पुनर्लोकन वो चीज़ होती है जो कोई अगर संसद हुआ या कोई विधानसभा हुआ, वहाँ से जो कानून बनते हैं उस कानून में कितनी, अगर वो हमारे संविधान के अनुसार सही नहीं होती है तो न्यायपालिका जो होती है उन पर रोक लगा सकती है। लेकिन यहाँ पर आंशिक निरस्तीकरण की बात कर रहा है। आंशिक निरस्तीकरण मतलब होता है कि आंशिक रूप से निरस्तीकरण करने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो चलिए हम बाई ऑप्शन समझते हैं। अनुच्छेद 13 दिया है ऑप्शन हमको, अनुच्छेद 352 दिया है, और 246 दिया है, और 32 दिया है। देखिए हम बाई ऑप्शन भी चलते हैं। अगर मान के चलिए हमें याद नहीं आ रहा है तो कुछ चीज़ें तो याद ही हैं हमको इंपॉर्टेंट वाली। जैसे अनुच्छेद 352 दिया है, 352 क्या है? आपातकाल से संबंधित है, ये नहीं होगा। अनुच्छेद 32 क्या है? ये हमारा मूल अधिकार जो होते हैं उसको जो है बताता है। ठीक है, मूल अधिकार में ही आता है। बचा दो ऑप्शन, ये 13 और 246। 246 की बात करें तो 246 क्या होता है कि ये जो 246 है वो संसद और राज्य विधानमंडल, ये जो दोनों कानून बनाते हैं ना, उनके बारे में, दोनों के बीच में जो कानून बनता है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की जो बातें होती हैं वो जो बनाते हैं उन सब विषयों पर कानून, वो उसके बारे में बताता है। सीधे हमको ऑप्शन कौन सा पता चल रहा है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ही जो है न्यायिक पुनर्लोकन का आंशिक निरस्तीकरण का बात करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस पे। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 352 क्या है। देखिए हमारे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का बात किया गया है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार लगा हुआ है। पहला कब लगा हुआ है? 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय। दूसरी बार लगा है 1971 में भारत बांग्लादेश का जब चल रहा था। और तीसरा लगा है हमारा 1975 में, जो ये हमारी इंदिरा गांधी के सरकार में लगी हुई थी। ये तीनों हमको ध्यान रखना है। 3 बार हमारे भारत में आपातकाल लगा हुआ है, 1962, 1971, 1975। ठीक है, बस इतना था।
हाँ, तो हम ये बताएं 352 के बारे में। हम बताएं इसके पहले कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक हो सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल बता रहे हैं, हमारे भारत में आपातकाल 3 प्रकार के हो गए। एक हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है हमारा 356 में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, राष्ट्रपति शासन 356, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हमारा 360, जो क्या होता है, वित्तीय आपातकाल। 360 जो होता है वो वित्तीय आपातकाल में ये लगता है, ठीक है। तो हम 3 प्रकार का 352, 356 और 360 तीनों आपात के बारे में जान गए, ठीक है। और ये कितना बार लगा हुआ है हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल, तो हम ये भी बता दिए कि अब तक 3 बार लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे ऑप्शंस का डिस्कशन हम लोग कर लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये तो याद करने वाला सब्जेक्ट है। 1952 में, 1961 में, 1948 में, 1956 में। ये हमारा हुआ था 1961 में NCERT, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं, NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये चीज़ याद कर लीजिएगा, 1961 में स्थापना हुई थी, ठीक है। हाँ, तो हम लोग अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, स्वयं का पूर्ण रूप क्या होगा। SWAYAM। इसका हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, स्टडी वेव्स और ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, स्वयं क्या है। स्वयं जो है, स्वयं यह एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाना है। इसमें छात्र जो हैं वेब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करती हैं। मालदोवा, बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 2 और 4, और उपयुक्त सभी 1, 2, 3 और तीनों 4। तो देखिए ये जो यूक्रेन की जो आसपास की जो सीमाएं से साझा करने वाले जो देश हैं, इसमें मालदोवा भी है, रोमानिया भी है, बेलारूस भी है और स्लोवाकिया भी है। यानी कि चारों जो हैं हमारे यूक्रेन के साथ साझा करते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यूक्रेन जो था ये इसकी राजधानी क्या है। पहली बात, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। याद रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव, ठीक है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। और एक और आगे बढ़ते हैं, तो इसके चीज़ और थोड़ा सा जान लेते हैं। यूक्रेन जो है सोवियत संघ से क्या हुआ था, विघटित हुआ था। और कब विघटित हुआ था, ये विघटित हुआ था 1991 में, ठीक है। याद रखिएगा, 1991 में विघटित होकर ये स्वतंत्र देश बना हुआ था, ठीक है। इसको सोवियत संघ का क्या कहते हैं, अन्न भंडार कहते हैं। इसको अन्न भंडार कहते हैं। सोवियत संघ का क्या कहते हैं, अन्न भंडार कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कहें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट करंट में बात करें तो ये रूस और यूक्रेन का युद्ध आप लोग सुन रहे होंगे। रूस और यूक्रेन का साथ जो युद्ध चल रहा है वो इन दोनों के ही बीच में चल रहा है, जो कब से चल रहा है, 24 फरवरी 2022 से चल रहा है यूक्रेन और रूस का युद्ध, ठीक है। इस तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट है। और हम लोग समझ गए कि चारों जो इसके पड़ोसी जो सीमा से लगने वाले, मालदोव है, रोमानिया है, बेलारूस है, स्लोवाकिया है, ठीक है। तो चलिए इसमें हो गया हमारा डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल परिवहन, शिक्षा। देखिए अगर हम बात करें तो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप जिम्मेदार क्षेत्र स्वास्थ्य, जल परिवहन, लोक निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी, लोक निर्माण होगा, जिसमें क्या क्या हो रहा है, सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, बांधे बन रही हैं, भवन बन रहे हैं। ये सारे जो है बुनियादी ढांचे जो है, जो रख रखाव जैसी गतिविधियाँ जो हैं बहुत अभी चल रही हैं, शामिल हैं, ठीक है। जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अन्य जो क्षेत्र हैं अभी समग्र विकास में योगदान कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे स्थान पर कौन आते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे नीचे पूछा हमसे, ये भी ध्यान देखिए, सबसे नीचे, सबसे ऊपर नहीं पूछा, सबसे नीचे पूछा है। तो हम लोग पहले वरीयता क्रम के बारे में 6 हम लोग याद कर लेते हैं, 6 में से अधिकतर आता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। पहला हमारे क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति। दूसरा कौन हो जाएंगे हमारे, उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति, ठीक है। तीसरा कौन हो जाएंगे हमारे, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। और चौथा कौन हो जाएंगे, राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, ठीक है, राज्य के राज्यपाल, ठीक है। और 5 नंबर पे कौन हो जाएंगे, 5 नंबर पे हो जाएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। एक 5 का ए भी होता है, कौन होते हैं, उप प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, उप प्रधानमंत्री जो होता है 5 के ए में ही आता है। 6 नंबर पे कौन आ जाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो चलिए हम लोग बाई ऑप्शन पे चलते हैं, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कितने किस पे आते हैं, 5 पर आते हैं। उप प्रधानमंत्री 5 का ए पर आता है, अभी हमने बताया यहाँ 5 का ए दोनों हो गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश 6 नंबर पे, जहाँ पर एक लोकसभा का अध्यक्ष भी आता है, ध्यान रखिएगा, दोनों सेम पर आते हैं, 6 पर ही रहते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल अभी हमने पढ़ा था, कितने नंबर पे आते हैं, 4 नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे इसमें कौन सा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश 6 नंबर पे है, ठीक है। और एक लोकसभा अध्यक्ष भी आते हैं, तो इतना हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयबत जी का कौन से योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, उन्होंने मुसलमानों के शिक्षा के उत्थान के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जहां पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। तीसरा ऑप्शन है वे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। चौथा ऑप्शन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया था। समझ रहे हैं, तो ये नहीं हुआ था, शिक्षा के उत्थान में नहीं, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता तो ये किए ही नहीं थे, ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी नहीं किए थे। और ये होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयबत जी, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में जो है हिंदू मुस्लिम एकता को जो है सक्रिय रूप से कार्य किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर तो हो जाएगा, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन का पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ था, ठीक है। और ये 1929 में हुआ था, और इसमें पूर्ण स्वराज का जो था इन्होंने मांग किया था, पूर्ण स्वराज का जो है इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। एक चीज़ और थोड़ा डिस्कशन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित करके इसको जो है बनाया गया था। ये दूसरा इंपॉर्टेंट हम लोग समझ गए। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 मई शायद यही डेट है, 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में किया था। एक वामपंथियों का एक जो ऐसा बनाना था जिसमें एक जो है फॉरवर्ड ब्लॉक में ऐसे लोगों को शामिल करना जो पूरी तरीके से जो है एक सेना बना कर रख के और उसको लड़ना था ब्रिटिश से, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, हमने 4 ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो अनुच्छेद पहला है 231, दूसरा है 232, तीसरा है 229 और चौथा है 230, ठीक है। तो हम सभी ऑप्शनों के बारे में एक एक करके डिस्कशन तो पहला ने 231 क्या कहता है, 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हमें जो है उन न्यायालय के स्थापित करने की शक्ति जो है प्राप्त है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यही कह रहा था। अगला ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं कि 232 जो है और 229 जो है और 230 है, ये हमको 232 भी ध्यान पर नहीं आ रहा है, लेकिन ये होगा इसी के आसपास। और 229 क्या है, 229 जो होता है पदाधिकारी तथा सेवक में उच्च न्यायालय जो होता है ना वो व्यय का प्रावधान है, तो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 230 एक उच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार जो होते हैं ना उनके संघीय क्षेत्रों को बढ़ाने का बात करता है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा समझ ले क्वेश्चंस के बारे में, ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो कि हमारे अभी तक जितने भी उच्च न्यायालय वर्तमान में हैं टोटल कितने हैं, तो वर्तमान में टोटल हमारे उच्च न्यायालय कितने हैं, 25 हैं, याद रखिएगा। दूसरी बात कि 7 जो उच्च न्यायालय हैं ये जो हैं हमारे
क्षेत्राधिकार इनके जो हैं एक से अधिक राज्यों और संघ राज्यों के साथ हैं, याद रखिएगा 7 के साथ ऐसा है, 25 में 7, ठीक है। बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे पहली बार 1862 में जो है यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना किए हुए थे, ठीक है, जो ब्रिटिश के टाइम पे ही हुआ था, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब एक बात जान लेते हैं कि हम उच्च न्यायालयों के बारे में कहाँ पर हम जो है किस अनुच्छेद और किस भाग में है। तो पहली बात कि भाग 6 में है, जितने भी न्यायालय की बात करेगा तो भाग 6 होगा। दूसरा बात, अगर हम बात करें कि ये भाग 6 के अध्याय 5 में 214 से लेकर 231 तक जो है हमारा ये न्यायालय के बारे में बताता है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग ये समझ लेंगे और बस इतना ही, इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्न में से किस अधिकार का दावा नहीं है। पहला ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता और चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सा दावा नहीं है, में से किस अधिकार का दावा नहीं है? तो हमारा हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी, दावा नहीं कर सकता है। ये क्या कहता है कि कोई भी निवास जो करते हैं अदर कंट्रीज़ के, भारत में आते हैं और वो भारतीय संविधान के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 देता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, और जो अनुच्छेद 21 है जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 25 से 28 का दावा करने का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा विदेशियों के लिए है और कौन सा जो है भारतीयों के लिए है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग केवल भारतीय वाले पहले जान ले तो हो जाता है अनुच्छेद 15। पहली बात आर्टिकल 15 याद रखिएगा, आर्टिकल 15। तो ये सीधे होता है 15, 16, 19, 29 और 30, इसको याद कर जाइए। ये जो है भारतीयों के लिए है, ये जो है 15, 16, 19, 29, 30, ये 2, 2, 4, 5 जो होते हैं ना, ये सीधे केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। जबकि विदेशियों के लिए कौन सा है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, ठीक है, 23, 24, बाकी जितने भी हो जाएंगे वो हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27 और 28। तो ये इंपॉर्टेंट करिए और बाकी को कह दीजिए कि विदेशियों के लिए भी है, विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमने बता ही दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत। तो पहला ऑप्शन है इसके कांड रॉलेट एक्ट, और तीसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और चौथा ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन एक अपने आप में ही बहुत ही बड़ा आंदोलन था, जो पहला बार महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था, ठीक है। ये जो पूरी तरीके से व्यवस्थित था, ठीक है, और पूरी तरह से गांधीवादी विचारधारा से साथ चल रहा था और संगठित था। इसके हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ। सबसे बड़ी कारण कि क्यों स्टार्ट हुआ यह असहयोग आंदोलन, यह असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का कारण क्या था, ठीक है। तो देखिए, हम ऑप्शंस में ही समझते हैं पहले। ये तो भारत का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, अच्छा इसको भी जानते हैं। और दूसरा ऑप्शन है रॉलेट एक्ट विरोध। रॉलेट एक्ट विरोध, पहले रॉलेट एक्ट आया कब था, तब ना उसका विरोध होगा। तो रॉलेट एक्ट जो था भारत में 18 मार्च 1919 को आया था, 18 मार्च 1919 को आया था, ठीक है। जो एक तरीके का काला कानून कहा जाता था, जिसमें बिना दलील, बिना मुकदमा का आपको कैद करके जो है बंदी बना, जेल में डाल देता था। और ये क्यों लाया गया था, जो हमारे भारत में विरोध हो रहे थे वो उनको शांत करने के लिए लाया हुआ था, ठीक है। और इसी के विरोध में जो रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना दलील के जो चल रहा था, इसी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग जो था, उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी क्या किए थे कि एक बागीचे में वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे, जो कि बुरी तरीके से शांत था। वहाँ पर जनरल डायर के द्वारा इन लोगों पर गोलियां मरवा दी, और ये लगभग 379 ऐसे करके लोग मारे गए थे, ठीक है।
ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, डेट अभी देखिएगा, डेट हमारा क्या क्या रहा? ये रहा 18 मार्च, और इसी के विरुद्ध में चल रहा था 1919 में अप्रैल में। ठीक है, 1919 के अप्रैल में चल रहा था। इस तरीके से हमने ये 18 हुआ, ये 18 हुआ, ये 18 1919, ये